हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इजी प्रेप पे। मैं कुणाल श्रीवास्तव आपके लिए लेके आया इलेक्ट्रिकल मशीन का कोर्स। आज अपन उसमें कवर करने वाले डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन का पार्ट। आज अपन उसमें कवर करने वाले हैं डीसी मशीन, डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। तो किसी भी रोटेटिंग मशीन की बात करें हम, कोई भी रोटेटिंग मशीन हो तो उसके पार्ट दो होते हैं। एक होता है स्टेशनरी पार्ट, एक होता है रोटेटिंग पार्ट। स्टेशनरी पार्ट को बोलते हैं हम स्टेटर, रोटेटिंग पार्ट को बोलते हैं हम रोटर। स्टेशनरी पार्ट को बोलते हैं स्टेटर, रोटेटिंग पार्ट को बोलते हैं रोटर। तो कुछ पार्ट्स स्टेटर से अटैच होते हैं, कुछ पार्ट रोटर से अटैच होते हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में अपन देखने वाले हैं किन किन पार्टों को मिला के डीसी मशीन बनाया जाता है, उन पार्ट का स्पेशली पर्पस क्या है। पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरा, वो किस मटेरियल का बनाया गया है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किन किन पार्ट्स को मिला के बनाया गया है डीसी मशीन, उन पार्ट्स का पर्पस क्या है और उनका मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बनाने के। ठीक है, तो अगर किसी भी मशीन का, रोटेटिंग मशीन की अगर बात करें, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, तो बोल सकते हैं सबसे पहले एवरी रोटेटिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ अ स्टेशनरी पार्ट। एक स्टेशनरी पार्ट होता है जिसे हम स्टेटर बोलते हैं, दैट इज स्टेटर। और रोटेटिंग पार्ट एक घूमने वाला पार्ट होता है, दैट इज रोटर। एंड एयर गैप इन बिटवीन, दोनों के बीच में कुछ एयर गैप होता है इन बिटवीन इट। एक आपका स्टेशनरी पार्ट है, घूमने वाला पार्ट है, ऑब्वियस है दोनों के बीच में आप कुछ गैप छोड़ोगे, दैट गैप इज नोन एज एयर गैप, उसे हम बोलते हैं एयर गैप। ठीक है, तो एक स्टेशनरी पार्ट है, एक रोटेटिंग पार्ट है, उनके बीच का जो गैप है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एयर गैप। एयर गैप। तो सबसे पहले देखते हैं इस डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन वाले कौन कौन सा पार्ट को मिला के बनाया गया है। तो सबसे पहले बनाते हैं कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में। अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए किन किन पार्ट्स को मिला के बनाया गया। तो सबसे पहला है दैट इज आउटर फ्रेम। आउटर पार्ट जो है दैट इज योक, इसे बोलते हैं हम योक। ये जो आपका आउटर पार्ट है, ये वाला जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा होगा, ये, इसको आप फ्रेम बोल लो या फिर बोल लो योक। सबसे पहला आपका योक। दूसरा अगर हम बात करें सेकेंड है फील्ड पोल्स। फील्ड पोल्स ये वाला पार्ट है, ये वाला पूरा, इट इज नोन एज फील्ड पोल। ये वाला, इस फील्ड पोल के भी दो पार्ट बोल सकते हो। जैसे ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग जो इतनी भाग है, इसको बोलते हैं पोल कोर। और ये जो नीचे वाला भाग है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं पोल। मतलब बोल सकते हैं ये जो फील्ड पोल्स है, इसमें दो पार्ट है। एक है पोल कोर, दूसरा भाग है पोल कोर एंड पोल सू। थर्ड पार्ट है आपका, इस पे जो वाइंडिंग बनती है, देखो व्हाइट कलर से दिखाया हुआ है। वाइंडिंग होती कैसे, मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट वाइंडिंग बांधी होती है उसपे, इसे बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। वाइंडिंग बांधी हुई होती है, इसे हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड बनाने के लिए तो इस भाग को बोल रहे हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या पर्पस है, किस मटेरियल का बना होता है, सब डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट। फिलहाल के लिए भी मैं पार्ट्स लिख दो। फोर्थ पार्ट है आपका ये आर्मेचर कोर, ये वाला जो रोटेटिंग पार्ट है, जो रोटर है, ये आपका स्टेटर का हो गया पार्ट। ठीक है, अब स्टेटर पे ही कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल्स भी होते हैं। बट इंटरपोल्स और कंपनसेटिंग वाइंडिंग को अपन इन डिटेल देखेंगे जब हम आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी मैं कंस्ट्रक्शन में पार्ट पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे बस देखिए स्टेटर से जो पार्ट अटैच है, दैट इज ये वाले पार्ट्स जो दिख रहे होंगे आपको, ये मैंने लिख दिया वहां पे। जब मैं रोटर की बात कर रहा हूँ, रोटर की, तो इस पार्ट को अपन बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर वाइंडिंग डालते हैं, इसलिए रोटर को जनरली बोला जाता है आर्मेचर। डीसी मशीन कैसे है ना, एसी मशीन की अगर बात करें वहां पे अलग हो जाता है, वहां पे आर्मेचर स्टेटर को होता है।
यहाँ पे डीसी मशीन में इसे आर्मेचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग डालते हैं। हर रोटेटिंग मशीन में दो वाइंडिंग होते हैं, एक होता है फील्ड वाइंडिंग, दूसरा होता है आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का बेसिकली पर्पस क्या है? फील्ड बनाना, मैग्नेट बनाना। कहीं भी हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं करते पूरे मशीन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने का मतलब वाइंडिंग में आपने सप्लाई दिया, जो भी मटेरियल है वो मैग्नेट सा बिहेव करने लगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करोगे तो फील्ड को कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब क्या है सर? फील्ड को कंट्रोल करने का मतलब फ्लक्स की वैल्यू आप कम ज्यादा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कर लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो फिक्स्ड फ्लक्स का होगा, मतलब जो भी फ्लक्स की उसकी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप फील्ड करंट को वैरी करके या नंबर ऑफ टर्न्स वैरी करके आप फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसलिए जनरली जो भी रोटेटिंग मशीन होता है वहां पे जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एक तो फील्ड होता है, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड में सप्लाई दोगे, मैग्नेट हो गया। दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग इस पे रखा हो इसलिए इसको हमें आर्मेचर बोल देते हैं, बट ये रोटर है। तो यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं उसमें आर्मेचर कोर, इसे बोलते हैं हम आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर, इस कोर पे डाला हुआ होता है स्लॉट में आर्मेचर वाइंडिंग। और ये आर्मेचर वाइंडिंग डिप्लोमा के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को अपन डिटेल में कवर करेंगे, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, सारा पार्ट डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले हैं आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें आर्मेचर वाइंडिंग के बाद, तो ये है आपका कम्यूटेटर, जो शाफ्ट पे लगा होता है, जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये कम्यूटेटर। देखो धीरे धीरे बेसिकली आपका सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है इसमें आप छोटे छोटे सेगमेंट्स बना देते हो, जो ब्लैक से आपका सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ये आपका कम्यूटेटर, ठीक है। क्या फंक्शन है, किस मटेरियल का बना होता है, सब आगे देखेंगे धीरे धीरे करके। तो ये आपका कम्यूटेटर। नेक्स्ट है इसके बाद कम्यूटेटर के ऊपर हम लोग प्लेस करते हैं सेगमेंट पे ब्रश। यहां पे हम लोग लगा देंगे ब्रश, यहां लगा दिया हमने। ये ब्रश होता है स्टेशनरी पार्ट, है ना, इससे हम कलेक्ट कर लिए, बाहर लोड को कनेक्ट कर देते। तो ये होता है आपका ब्रश, इसे बोलते हैं हम ब्रशेस, ठीक है। इसी के अंदर अपन देखेंगे आगे, इसी वाले पार्ट से, जो योक वाले पार्ट से, इसी से छोटे पोल जुड़े हुए होते हैं कुछ इस तरह से। ये पोल, ये पोल, इस तरह का पोल बना हुआ होता है, इसे हम बोलते हैं इंटरपोल। इंटरपोल, देखो जहां पे पोल रखा होता है उसे हम बोलते हैं पोलर रीजन। जैसे अगर मैंने कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया, आगे दिखाऊंगा मैं इसको आपको, धीरे धीरे एक एक पार्ट आपको समझ में आएगा। जैसे जहां पे हमने पोल रख दिया है, ये जहां पे पोल बना हुआ है, ये रीजन है पोलर रीजन। पोलर रीजन, इसके परपेंडिकुलर ये क्वाड्रेचुलर पार्ट जो आप बोलोगे, इसको बोलोगे इंटरपोलर रीजन। ये है आपका इंटरपोलर रीजन, जहां पे पोल है दैट इज पोलर रीजन, और ये जो पार्ट है आपका हो गया इंटरपोलर रीजन। तो ये पोल प्लेस्ड है, यहाँ भी पोल प्लेस्ड है, इसके बीच वाला भाग जो बचा दैट इज इंटरपोलर रीजन। इंटरपोलर रीजन, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटरपोलर रीजन, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरपोल्स। ये जो बीच बीच में ये जो पोल्स प्लेस किए होते हैं, क्या पर्पस है इसका आगे देखेंगे। इसे बोलते हैं हम इंटरपोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरपोल। इंटरपोल आपके पेपर में पूछा ही जाता है, इंटरपोल्स। एंड द लास्ट पार्ट इज अगर हम बात करें, ये जो पोल का पार्ट है, जो पोल शू, इसको हम क्या करते हैं, इसे हम छोटा छोटा स्लॉट बना लेते हैं। स्लॉट मतलब गड्ढा समझ लो बेटा, गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर, ये इस टाइप का छोटे छोटे स्लॉट हमने काट लिया, और इसमें हम वाइंडिंग को डाल देते हैं। इसमें हम वाइंडिंग को डाल देते हैं सब। ये जो इंटरपोल है और जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, दोनों का बेसिकली पर्पस है आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करना। अब आर्मेचर रिएक्शन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है फिलहाल के लिए, अभी ये जानिए कि आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करता है। आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है आगे अपन को पढ़ना है, फिलहाल अपन कंस्ट्रक्शन का पार्ट देख रहे हैं। तो इसे हमने नाम दिया इंटरपोल, जो बीच वाला पार्ट था इंटरपोल। और ये जो पोल फेस पे पोल शू पे जो हमने कट करके डाला दैट इज कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इसे बोलते हैं हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग,
तो ये जो पार्ट है आपका, इसे बोलते हैं हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो ये सारे आपके स्ट्रक्चर वाले पार्ट्स हैं। हर पार्ट का क्या पर्पस है, किस मटेरियल का बना होता है, एक एक करके अपन देखते हैं। तो सबसे पहला अपन देखने वाले हैं योक। सबसे फर्स्ट पार्ट इज योक। आ जाइए, सबसे पहला पार्ट है आपका योक। सबसे पहले इसमें लिखेंगे अपन इसका पर्पस। पर्पस पर्पस क्या है, तो दो पर्पस है। पहला, इट प्रोवाइड्स, एज इट इज जो मैं लिख रहा हूं आपको पेपर में एज इट इज ऐसे छाप के आना है, पूरा ही नंबर मिलेगा बेटा। अगर आप इस तरह से जैसे मैं अरेंज करके लिख रहा हूं इसी तरह से अरेंज करके लिखोगे, आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। जनरली क्या होता है, जब भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर काट लिए जाते हैं, बट इस तरह से आप अगर अरेंज करके लिखोगे, थ्योरी सिर्फ नहीं भरना है, भरना कुछ अरेंजमेंट के अनुसार, मतलब जो जैसा मैं बता रहा हूं इस हिसाब से आपको लिखना है। तो पर्पस क्या है, इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट, आउटर पार्ट होता है, फ्रेम होता है ये, मैकेनिकल सपोर्ट टू होल मशीन, पूरे मशीन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, पूरे मशीन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। मैं आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे बना दूं स्ट्रक्चर, जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे अगर मैं दो पोल की मशीन आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखेगी। जो अभी थोड़ी देर पहले पीछे आपने देखा था, ये जो आउटर पार्ट है पूरा ये वाला, ये जो आउटर पार्ट है ये आपका इस आउटर पार्ट को बोलते हैं अपन योक। जो अभी पीछे हमने दिखाया था, मैंने क्यों बनाया देखो समझो। ये जो आउटर पार्ट है पूरे मशीन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान कर रहा है, ये जो आउटर पार्ट है पूरे मशीन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान कर रहा है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे बंधी है फील्ड वाइंडिंग। मैंने जैसे बताया, आप पूरे ही मशीन में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जैसे ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इस पे आपने क्या बांध दिया, वाइंडिंग बांध दी, इस पे सप्लाई दे दिया, इसके कारण क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, तो आप कहीं भी परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं करते हो, कारण परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल किया भैया, फ्लक्स फिक्स है, फील्ड फिक्स्ड है, वैल्यू फिक्स्ड है उसकी, कांस्टेंट, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरते जाता है उसकी मैग्नेटिज्म खराब होते जाती है, खत्म होते जाती है, लूज करता जाता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप फील्ड करंट चेंज करके आप फील्ड चेंज कर सकते हो। तो कुछ इस तरह की वाइंडिंग बांधी हुई है इस पे, देखिएगा अरेंजमेंट, इसे मैं बोल रहा हूं फील्ड वाइंडिंग। ये वाला ऐसे गया, ये यहाँ पे सप्लाई दी हुई है और यहां से करंट है, डीसी है, सारा डीसी सप्लाई है, मैं डीसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, डीसी सप्लाई है, ये आपका करंट गया। करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह है। अब अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड कैसे देखते हैं, कौन सा फील्ड बनेगा, राइट हैंड थंब रूल लगाना होता है बेटा। ये चारों उंगली कर्ल करनी होती करंट के डायरेक्शन में, तो आपका थंब क्या बताता है, फ्लक्स की डायरेक्शन, या फिर थंब को पॉइंट कर दो करंट के डायरेक्शन में, तो चारों उंगली को कर्ल करोगे, घुमाओगे तो क्या बताएगा, फील्ड की डायरेक्शन। फिर से सुनो, बहुत बच्चों को ये पता ऐसे समझ में आता है कि ये दोनों में से कोई एक सही है, ऐसा नहीं है, दोनों का दोनों सही है। अगर ये चारों उंगली को आप घुमा देते हो करंट के डायरेक्शन में, तो ये जो अंगूठा है ये फील्ड के डायरेक्शन बताएगा। या तो इस अंगूठे को आप करंट के डायरेक्शन में कर दो,
पॉइंट, तो ये जो चारों उंगली को कर्ल करोगे तो ये चारों तरफ उसके फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। आई होप क्लियर होगा ये पार्ट। तो यहां पे अगर मैं चारों उंगली को कर्ल करूं, ये ऐसे है वाइंडिंग, देखो ऐसे वाइंडिंग अरेंजमेंट का मतलब है इधर से करंट गया है और अंदर से घुस के फिर ऐसे आए। ये जैसे मान लो इस पेन को, ये वाइंडिंग ऐसे इस पे मैंने लपेट दी, तो करंट जब इधर से अंदर गया तो इधर से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो जब भी रोटेटिंग मशीन की बात होती है तो रोटेटिंग मशीन में कुछ इस तरह से नहीं बना होता है, रोटेटिंग मशीन में कुछ इस तरह का बना दिया जाता है। बेसिकली हमेशा जब भी देखोगे तो कुछ इस तरह से बनाया होगा, ये दिया हुआ होगा ऐसे, और इसमें डाला होगा क्रॉस या डॉट। तो देखिए यहां से करंट अंदर की तरफ जा रहा है और यहां से करंट बाहर निकल रहा है, बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो यहां से अंदर जा रहा है तो क्रॉस मतलब होता है अंदर जाना, तो यहाँ क्रॉस बना होगा, और डॉट मतलब होता है करंट बाहर की तरफ आना, इस तरह का बना हुआ होगा। तो आगे जब भी मैं कंस्ट्रक्शन बनाऊंगा तो मैं डॉट क्रॉस दिखाऊंगा, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पूरी वाइंडिंग है ये पूरी वाइंडिंग बंदी है। क्रॉस मतलब यहां से करंट एंटर हो रहा है, डॉट मतलब बाहर हो रहा है। मैंने आपको पूरी वाइंडिंग यहाँ पे बांध के ये वाला दिखा दिया फील्ड वाइंडिंग। तो यहां से देखो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहां से करंट बोर्ड से बाहर आ रहा है, सेम है बिल्कुल। अब यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं और जरा बताएं कि फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो ये देखिए उंगली को कुछ ऐसे कर्ल करोगे, देखो बिल्कुल सही है। अगर ये करंट ऐसे जाता तो ऐसे कर लेते हम, तो अभी ऐसे करेंगे, मतलब यहां से फ्लक्स लाइन फील्ड लाइन बाहर की तरफ आएगी। जब फ्लक्स लाइन बाहर की तरफ आती है तो कौन सी पोलरिटी होती है? नॉर्थ। यहां पे लगाओ, अंदर की तरफ आएगा तो अंदर की तरफ मतलब साउथ, तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। फील्ड समझ में आ रहा है, नॉर्थ या साउथ। अब फ्लक्स कैसे जाएगा? तो फ्लक्स जाता है नॉर्थ से साउथ के तरफ, नॉर्थ से साउथ के तरफ। तो फील्ड आया ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, और ये कुछ ऐसे जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं हमेशा क्लोज्ड पाथ होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं हमेशा क्लोज्ड होते हैं। क्या मतलब है सर इसका? देखो अगर मैं नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात करूं, एक मैग्नेट ले आऊं, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये मैग्नेट है। मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है फ्लक्स, और ये फ्लक्स लाइन फील्ड लाइन जाती है साउथ में, लेकिन ये अंदर होती है पूरी क्लोज, ऐसे क्लोज होती है, ऐसे जाती है। नॉर्थ से साउथ जाता है, कोई अंदर आदमी बैठा है तो बोलेगा कि साउथ से नॉर्थ जा रहा है। ये नॉर्थ से निकला, कहाँ गया? साउथ में गया, और ये कैसा होगा? क्लोज होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक लाइंस जो होते हैं, फ्लक्स लाइंस होते हैं, हमेशा कर्ली होते हैं, क्लोज्ड पाथ होते हैं, कभी भी डाइवर्जेंट या ओपन नहीं होंगे, हमेशा क्लोज लाइंस होंगे। क्लोज हो गया। सेम यहां नॉर्थ पोल से ऐसे निकला और ये गया ऐसे, क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। दिख रहा होगा आपको? बिल्कुल सर। तो यहां पे देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि आधी, देखो यहाँ पे दो लाइन दिखाते हैं, दो लाइन का मतलब ये नहीं कि एक लाइन इधर गया एक लाइन इधर गया, नहीं। अगर मान लो यहाँ से 10 फ्लक्स लाइन निकल रहे हैं, आपने सप्लाई दिया 10 फ्लक्स लाइन निकली 10, तो 10 फ्लक्स लाइन का मतलब आधा इधर, 5 लाइन इधर गए 5 लाइन इधर गए, 50 निकला तो 25 इधर 25 इधर, 100 निकला तो 50 इधर 50 इधर, ये होता है। तो इसका मतलब होता क्या है, यानी जो भी फ्लक्स की वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू 5m/2 इधर और 5m/2 इधर, आधा इधर आधा इधर, यानी इधर से कितना जा रहा होगा 5m/2। देखो टोटल फ्लक्स 5m/2 5m/2 हो गया कितना, 5m हो गया। इधर कितना जा रहा 5m/2, इधर कितना जा रहा 5m/2। यानी हम बोल सकते हैं कि योक जो है इस फ्लक्स को पाथ कंप्लीट करवाता है, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि फ्लक्स लाइंस होते कैसे, क्लोज होते हैं, बंद होना है उसे, तो बंद कहां से होगा भैया, योक से जाके बंद होगा। तो योग का दूसरा पर्पस क्या है कि फ्लक्स लाइन को पाथ प्रोवाइड कराता है, और हमेशा किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम योग के थ्रू देखें तो हमेशा आधी फ्लक्स लाइन उसी से जाती रहती है। यहाँ पे देख लो, यहाँ भी आधी फ्लक्स लाइन है, यहाँ भी आधी फ्लक्स लाइन, कहीं से भी देख लो, ये चीजें समझ में आ रही है। अगर आप 4 पोल का भी मशीन ले लोगे, 4 पोल का, मैं 4 पोल का भी दिखा देता हूं आपको। अगर मैं 4 पोल का भी मशीन ले लू, चलो ये दिखा देता हूं। अगर मैं 4 पोल की मशीन की बात करूं, देखो
ये 4 पोल की मशीन, योग कैसा होगा सर, देखो बताता हूं कैसा होगा। ये आपका योग, बीच में रोटर डालना है, रोटर डाल दो, ये रोटर। अब अगर मैं फ्लक्स लाइन की बात करूं तो फ्लक्स लाइन देखो कैसे जाएगी, ये नॉर्थ से आधा निकलेगा, नॉर्थ से आधा निकलेगा, आधा इधर जाएगा साउथ में। ये कितना निकला 5m/2, इधर कितना गया 5m/2, आधी फ्लक्स लाइन इधर से निकले, ये गया साउथ में एंटर कर गया, ये बन गया क्लोज्ड, कितना निकला 5m/2, योग से कितना जाएगा 5m/2, ये नॉर्थ पोल से फ्लक्स लाइन निकला 5m/2, कहाँ गया साउथ पोल से, और ये क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, कितनी निकली आधी, सेम यहां से जाएगा और ये यहां से बंद हो जाएगा, यहां से भी कितना निकला 5m/2। तो योग से आप कभी भी देखो योग से कितनी फ्लक्स लाइन जा रही है, जरा देखो ध्यान से। अगर आप 4 पोल की मशीन लो, 6 पोल की मशीन लो, 10 पोल की मशीन ले लो, कितने भी पोल की मशीन लोगे, हमेशा फ्लक्स लाइन फील्ड लाइंस कहां से पाथ कंप्लीट करेगा योग के थ्रू, और हमेशा योग के थ्रू कितने फ्लक्स जाएगा हाफ, हमेशा हाफ कैरी कौन करेगा। आई होप बातें क्लियर है, ये बताइए बातें क्लियर है यहां तक। तो अगर इसकी बात करें, सेकेंड इसका पर्पस, इट प्रोवाइड्स पाथ कंप्लीशन to main flux and always carries half of it, उसका हमेशा आधा कैरी ये करेगा, दैट इज 5m/2। ये हो गया दो पर्पस, दो इंपॉर्टेंट पर्पस हो गया। बिल्कुल सर, काहे का बना होता है, तो भैया इसका काम क्या है, सबसे पहला मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए मटेरियल थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो कास्ट आयरन का लेते हैं, कास्ट बोलते हैं जिस मटेरियल में हम कार्बन का कंटेंट 2-3% मिक्स कर दिए तो उसका नाम कास्ट हो जाता है। क्यों मिक्स करते हैं सर, ये मैकेनिकल स्ट्रांग करने के लिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए ना, तो हम कार्बन का कुछ कंटेंट मिक्स कर देते हैं, दैट इज नोन एज कास्ट आयरन। तो ये बना काहे का होता है, ये दूसरा काम है इसका, मतलब दूसरा जो आपको मेंशन करना है वहां पे पेपर में। तो इट इज मेड अप ऑफ cast iron for a small DC machine and of fabricated steel बोल सकते हो, and fabricated steel for large DC machine। लार्ज डीसी मशीन, बड़े रेटिंग के जो मशीन होते हैं उसमें वो स्टील का बना होगा, फैब्रिकेटेड कुछ प्रोसेसिंग करके स्टील का बना होगा। छोटे मोटे डीसी मशीन में आयरन का ही रहता है, स्टील ऑब्वियस सी बात है, आपको पता महंगा है, तो आयरन का होगा। लास्ट पार्ट इससे क्या है, योग से, योग का लेमिनेशन करते हैं कि नहीं सर, तो लेमिनेशन क्यों करते हैं सर, हमें तो मालूम ही नहीं। लेमिनेशन का मतलब है जैसे पूरा आपको पेन दिख रहा हो कंप्लीट, है ना, पूरा क्रॉस सेक्शन है इसका, इसमें करंट फ्लो होगा, ऑब्वियसली कुछ लॉसेस होंगे। तो अगर इससे हम पत्ती पत्ती छोटा छोटा, जैसे आलू छीलते हो आप, वैसा आलू जैसा इसको छील दो पतला पतला, और फिर एक दूसरे के ऊपर चिपका के फिर इसको एज इट इज बना दो। मतलब क्या है, एक पूरा ही कंप्लीट सॉलिड ब्लॉक ना इस्तेमाल करके हम उसको पतली पतली पत्ती जैसा काट के और एक दूसरे के ऊपर चिपका देते हैं, दैट इज नोन एज लेमिनेशन। क्या फायदा होता है सर, तो लेमिनेशन से आपका एडी करंट लॉस कम होता है। सर एडी करंट लॉस क्या है, ट्रांसफार्मर आएगा, इन डेप्थ अपन डिटेल में देखेंगे, फिलहाल के लिए बस आप नाम जान लीजिए, दैट इज एडी करंट। एडी करंट लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लेमिनेशन करते हैं, एडी करंट लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। तो अब यहां अगर बात करें कि एडी करंट लॉस होता है कैसे एक्चुअल में, तो देखो अगर हम बात करें यहां पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं, ये कौन सी सप्लाई है, डीसी सप्लाई है। तो डीसी सप्लाई से जो करंट गया दैट इज कांस्टेंट नेचर का होगा। बिल्कुल सर, उस कांस्टेंट
करंट से जो फील्ड बनेगा, फील्ड भी तो कांस्टेंट नेचर का होगा, बिल्कुल होगा। तो जब फील्ड कांस्टेंट नेचर का है तो आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जानते हो। फैराडेज लॉ क्या होता है? कोई भी टाइम वेरिंग फ्लक्स किसी भी कंडक्टर से लिंक होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। फिर से सुनिएगा, कोई भी टाइम वेरिंग फ्लक्स, जो समय के साथ जो फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, अगर किसी भी कंडक्टर किसी भी चालक से लिंक होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, मतलब वोल्टेज आता है। और वोल्टेज आएगा तो करंट आएगा, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहां पे अगर हम एडी करंट की बात करें कि एडी करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, तो एडी करंट नहीं फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो हमने सप्लाई दिया, कौन सी सप्लाई दी है? डीसी सप्लाई दी है। डीसी सप्लाई से जो करंट निकला, ये जो करंट यहां जा रहा है, दैट इज फील्ड करंट, ये कांस्टेंट है। क्यों? डीसी सप्लाई, डीसी का मतलब हमने पढ़ के रखा है कांस्टेंट, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है वो। तो डी फाई बाई डी टी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब मैं बात कर रहा हूं कुछ इस तरह का सिनारियो का, ये जो फ्लक्स होगा आपका, फील्ड जो होगा, जो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कैसा होगा? कांस्टेंट नेचर का, टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी होता है। तो डी फाई बाई डी टी यहाँ के लिए अगर लिखे फ्लक्स का चेंज समय के साथ, तो 0 हो जाएगा डीसी में। तो जब ये 0 है तो कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा इस योक में, तो कोई भी एडी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका लेमिनेशन करने की आवश्यकता आपको नहीं। लेमिनेशन किया जाता है एडी करंट लॉस से बचाने के लिए, इसकी लेमिनेशन करने की आवश्यकता नहीं। तो इस बात को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे आपको मेंशन करना है। योक इज नॉट लेमिनेटेड as it carries a stationary flux। कैसा फ्लक्स है? स्टेशनरी है भैया, समय के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसे लेमिनेट करने की आवश्यकता नहीं, इसे लेमिनेट नहीं करते। हाँ, कहीं कन्वर्टर से अगर आप डीसी मशीन फेड करो, कन्वर्टर मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, उससे अगर करोगे तो कन्वर्टर में क्या होता है? परफेक्ट डीसी नहीं आता है, वो डीसी जो होता है समय के साथ चेंज हो रहा होता है, तो उससे करोगे तो वहां पे लेमिनेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेमिनेशन क्यों करते हैं, बस अभी दिमाग के लिए फिलहाल के लिए रख लीजिए, क्योंकि आप इसी सेमेस्टर में ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे। ट्रांसफॉर्मर के अंदर मैं आपको पूरा ही इन डिटेल बताऊंगा एडी करंट लॉस होता क्या, इन डिटेल पूरा डेप्थ में आपको बताऊंगा। बट अभी फिलहाल के लिए बस ये जानिए कि लेमिनेशन क्यों नहीं करते हैं और लेमिनेशन क्यों करते हैं। लेमिनेशन का पीछे बेसिकली क्या पर्पस है? तो पर्पस है सिंपल, एडी करंट लॉस से बचाना। तो यहां पे लेमिनेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो फ्लक्स है, जो कैरी कर रहा है जो फ्लक्स योग, वो कैसा है? स्टेशनरी। आई होप ये सारा पार्ट क्लियर हो गया योग से रिलेटेड। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का नाम है पोल कोर एंड पोल शू, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सेकंड पार्ट है आपका पोल कोर या पोल शू, दैट इज मैंने नाम दिया था इसका फील्ड पोल्स। ऐसे आपको लिखना है फील्ड पोल्स। फील्ड पोल्स बोल सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसके भी 2 पार्ट हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं बेटा स्टेटमेंट, एज इट इज आपको छाप के आना है। पहला है पोल कोर, पोल कोर। तो सबसे पहले क्या लिखना है सर? तो सबसे पहले आपको इसका पर्पस मेंशन करना है कि पोल कोर का पर्पस क्या है। तो पोल कोर का पर्पस है, सबसे पहला पर्पस अगर बात करें, पर्पस में लिख दू सबसे पहला, ए भी लिख लो। क्या पर्पस है? तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है कहां बांधोगे? अभी पीछे भी जो हमने बांधा, ये जरा देखो ध्यान से, फील्ड वाइंडिंग हमने कहां बांधा है? ये जो यहाँ कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको दिखाया था, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, मैंने बताया था फील्ड वाइंडिंग, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बांध के दिखाया। फील्ड वाइंडिंग कहां बांधे हो? ऑब्वियस भैया पोल कोर पे। तो पोल कोर क्या कर रहा है? रहने का जगह दे रहा है किसको? फील्ड वाइंडिंग को, एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है। नॉर्मल बोलते हैं लैंग्वेज में, एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है कौन? पोल कोर। और जैसे इस वाइंडिंग को एक्साइट करोगे तो मैग्नेट कौन बनेगा? भैया पोल कोर ही तो बनेगा। जैसे ही आपने सप्लाई दे दिया, राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो मैग्नेट से बिहेव करने लगा कौन? पोल कोर। तो इसका पर्पस क्या है? चलो इसका तो एक ही पर्पस है, एक ही पर्पस लिखना अपन को। इट accommodates the field winding and acts as magnet
magnet when field winding is excited. Field winding is excited. ये भी काहे का होगा? कास्ट आयरन का या तो स्टील का। इसका लेमिनेशन करेंगे कि नहीं, अभी चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी देर में चर्चा करेंगे पोल थ्रू के बाद। थोड़ी देर में आते हैं इस पे फिर से दोबारा। सेकेंड है आपका पोल थ्रू। पोल थ्रू का बेसिकली दो पर्पस। क्या पर्पस है? तो पहला पर्पस है पोल थ्रू का, इस फील्ड वाइंडिंग को देखो एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करके रखा है भैया, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। ये वाला जो शू है इस फील्ड वाइंडिंग को एक तरह से सपोर्ट प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा काम क्या है? सर इसका दूसरा काम ये है कि ये जो शू हम इस तरह से कुछ बनाते हैं कि हमारा जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो एयर गैप में यूनिफॉर्म हो। फ्लक्स को एयर गैप में यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने के लिए हम पोल शू का इस्तेमाल करते हैं। जरा देखो ऐसा, ये जो आपका है ये चारों तरफ लगभग आपका गैप ऐसे जहां तक वो बना है जूता वहां तक क्या हो, लगभग कांस्टेंट हो, समान गैप ऐसा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। जो जूते का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनाते हैं कि चारों तरफ का गैप क्या हो, समान हो। तो चारों तरफ फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। जहां तक ये जूता बना हुआ है, जहां तक ये शू है, वहां तक फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्मली होगा, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इसका मेन पर्पस क्या है? इट spreads out flux uniformly in air gap. काहे का बना होता है? तो देखो हमने देखा जो फ्लक्स पास हो रहा है, हमने डीसी सप्लाई देखे रहेगा, फ्लक्स स्टेशनरी है तो योग का लेमिनेशन करने की जरूरत नहीं थी, बट इसे लेमिनेट करने की आवश्यकता है कि नहीं? तो जरा देखिए, आइए समझिए जरा इसको। अगर हम बात करें पोल कोर को, तो पोल कोर का लेमिनेशन की आवश्यकता नहीं है। आप पोल कोर को अलग मटेरियल का बना सकते हो, बट पोल कोर और पोल शू आपको दिख रहा है कंबाइन है, दोनों भाई भाई हैं, चोर चोर मौसेरे भाई एक तरह से, ये दोनों कंबाइन है। एक्चुअल में लेमिनेशन करने की आवश्यकता इसकी होती है, इसको कंपल्सरली लेमिनेट करना होता है। इसे ना भी करोगे तो काम चल जाएगा, बट दोनों भाई भाई है, दोनों भैया ये तुम होगे लेमिनेट तो हम भी होंगे, वैसा ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फील्ड पोल है, इसी का ये दोनों पार्ट है। तो ऐसा नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सिर्फ आप इसका लेमिनेशन कर लो पोल शू का, पोल कोर का ना करो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो लेमिनेट दोनों को कर देते हैं, बट इसका करना जरूरी है क्या? नहीं, इसको करने की आवश्यकता होती है। क्यों सर? फ्लक्स तो वही पास हो रहा है, स्टेशनरी। हाँ, समझो जरा कैसे। देखो फ्लक्स को लिखा कैसे जाता है? फ्लक्स जो लिखते हो तो क्या लिखते हो? एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? बिल्कुल लिखते हैं सर। ये सब बेसिक वाले पार्ट थोड़ा सा आपको आते होंगे। एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड को चलाने के लिए जिस फोर्स की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ। रिलक्टेंस एनालोगस टू रेजिस्टेंस, जैसे करंट का अपोजिशन क्या है? रेजिस्टेंस, वैसा ही फ्लक्स का अपोजिशन क्या है? एक तरह से रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या करता है? अपोज करता। ठीक है, जैसे आप करंट लिखते हो तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, तो हमने फ्लक्स लिखा है, फील्ड लिखा है, मैग्नेटिक सर्किट की बात कर रहे हैं तो फ्लक्स इक्वल टू एमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो यहां पे अगर बात करें तो यहां पे क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए जरा। यहां पे क्या होंगे, इस रोटर पे स्लॉट कटा होगा। बिल्कुल सर, स्लॉट क्या होता है सर? आगे दिखेगा आपको जब आर्मेचर कोर आएगा। स्लॉट गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप वाइंडिंग डालते हो, और जो उठा हुआ पार्ट होता है इसे बोलते हैं टिथ। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो उठा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है उसे हम बोलते हैं टिथ, और जो गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे बोलते हैं हम स्लॉट, उसे बोलते हैं हम स्लॉट। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे बात करें
इसको बोलेंगे हम स्लॉट, और जो उठा हुआ पार्ट है दैट इज टिथ। टिथ, ठीक है। तो यहां पे देखोगे ये रोटर घूम रहा है। तो अगर इसके पास, इस पोल शू के पास, ये नीचे वाले जूते वाले पार्ट के पास जरा देखना बेटा, ये अगर हम बात करें रिलक्टेंस, तो रिलक्टेंस क्या लिखते हो सर? रिलक्टेंस तो कभी लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, यहां लिख लो। रिलक्टेंस लिखते हैं एल अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए। क्या है? एरिया है। एल क्या है? लेंथ है उसके पाथ का, जो भी फ्लक्स के पाथ का लेंथ, और फ्लक्स के पाथ का एरिया। म्यू नॉट आपका परमेबिलिटी है फ्री स्पेस का, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, किसी मटेरियल का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है म्यू आर, तो परमेबिलिटी एक तरह से। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ जितना ज्यादा होगा, लेंथ जितना ज्यादा होगा रिलक्टेंस उतना ज्यादा होगा, लेंथ जितनी कम होगी रिलक्टेंस उतना कम होगा। सर किसका लेंथ? फ्लक्स पाथ का लेंथ, फ्लक्स पाथ का एरिया, एल और ए। अब यहां पे अगर बात करें तो देखो, यहां से फ्लक्स का अगर लेंथ की बात करें स्लॉट तक, तो ये लेंथ है, बिल्कुल सर ये स्लॉट वाला है। और टिथ की बात करें तो ये लेंथ है। यहां से आपको देख के समझ में आ रहा है कि स्लॉट का लेंथ टिथ के लेंथ से ज्यादा है, बिल्कुल सर। तो जब ये घूम रहा होगा तो इस वाले पोर्शन के पास एक पार्टिकुलर पोर्शन पकड़ लो, इस वाले पोर्शन के पास एक बार स्लॉट आएगा, फिर टिथ आएगा, स्लॉट आएगा, टिथ आएगा। तो ये आपका रिलक्टेंस क्या हो रहा होगा भैया? जब लेंथ वेरी हो रहा है तो रिलक्टेंस वेरी हो रहा होगा। ये वेरिएशन का बना रहा हूं साइन, यानी रिलक्टेंस वेरी होगा तो आपका फ्लक्स वेरी होगा, और फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा वहां पे, और वो एडी करंट सर्कुलेट कराने लगेगा, और उस एडी करंट के कारण जो लॉसेस होंगे उसे हम बोलते हैं एडी करंट लॉस। फिर से सुनिए, ये घूम रहा है तो इस वाले पोर्शन, एक पार्टिकुलर पोर्शन पकड़ लो, उसके सामने एक बार कभी स्लॉट आएगा, कभी टिथ आएगा, स्लॉट आएगा, टिथ आएगा, स्लॉट आएगा, टिथ आएगा, मतलब लेंथ जो है चेंज हो रहा है। तो जब टाइम के साथ लेंथ चेंज हो रहा है मतलब रिलक्टेंस चेंज हो रहा है, और रिलक्टेंस चेंज हो रहा है तो आपका फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे फ्लक्स का वेरिएशन आएगा, उसको लेमिनेट करने की आवश्यकता है। तो लेमिनेशन किसकी की जाती है? पोल शू की, लेकिन बेचारा अकेले हो नहीं पाता है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इसका करोगे तो इसका भी करोगे, नहीं तो ये लड़ाई करने लगता है, तो इसका भी लेमिनेशन कर दिया जाता है। चल में अगर हम बात करें लेमिनेशन करने की आवश्यकता किसकी है? इसकी, इसकी नहीं, बट ये फ्री का लड्डू खा रहा है। तो ये काहे का बना है? इट इज मेड अप ऑफ लैमिनेटेड स्टील। दोनों के बारे में मैंने लिख दिया बेटा, दोनों, ये दोनों के बारे में हमने लिख दिया, दोनों काहे का बना है? लैमिनेटेड स्टील। लैमिनेटेड स्टील है। लैमिनेटेड क्यों है? अभी मैंने आपको बता दिया। लेमिनेशन क्यों? लेमिनेशन करने का पीछे मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू रिड्यूस एडी करेंट लॉस। क्लियर है? क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट पार्ट आ जाइए। नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड पार्ट है, दैट इज फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग का पर्पस क्या है? फील्ड वाइंडिंग का पर्पस क्या है? तो फील्ड वाइंडिंग के पर्पस की बात करें, क्या पर्पस है फील्ड वाइंडिंग का? तो ये फील्ड बनाना, ठीक है। तो इट प्रोड्यूसेस वर्किंग फ्लक्स। जैसे ही आप सप्लाई दोगे वर्किंग फ्लक्स, जो काम का फ्लक्स है आपका, ये काहे का बना होगा? तो ऑब्वियस बात है, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। वाइंडिंग काहे की होगी? वाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। कॉपर का होता है, कॉपर का होता है। अब अलग अलग टाइप्स के डीसी मशीन है। अब ये काहे का बना होता है? तो अभी आपको मैंने अलग अलग टाइप के डीसी मशीन नहीं दिखा है, बट अभी कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में कुछ पार्ट देख लेते हैं, बट इसको इन डिटेल हम आगे जाके देखते हैं थ्योरी वाले पोर्शन में। तो अभी कंस्ट्रक्शन की बात है, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ कि कौन कौन से मशीन होते हैं, सिर्फ फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है, बट वो आगे आपको दिखेगा कि उस मशीन का एक्चुअल में वर्किंग कैसा है और वैसा ही क्यों बना है। तो इसमें अलग अलग टाइप्स की अगर हम बात करें मशीन की, तो सबसे पहला है डीसी शंट मशीन। सर ये क्या है? आगे आएगा, बट फिलहाल के लिए मैं आपको इन शॉर्ट यहां बता दूं। देखो हमारे पास एक आर्मेचर है, दूसरा फील्ड वाइंडिंग, एक आर्मेचर वाइंडिंग, एक फील्ड वाइंडिंग। अगर आर्मेचर के पैरेलल में शंट, शंट का मतलब पैरेलल, अगर पैरेलल में आप फील्ड वाइंडिंग को बांधे हो, उसके पैरेलल में
कंबाइन करके बांधे हो तो उसे बोलते हैं डीसी शंट मशीन। अगर सीरीज में बांधे हो दैट इज डीसी सीरीज मशीन। बस सिंपल सा है। मतलब क्या है, सिंपल है। आप आर्मेचर को, अभी इस आर्मेचर के अंदर क्या क्या होता है ये आगे देखेंगे जब मैं आपको टाइप्स ये वाला पूरा पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए बस यहाँ जानिए फील्ड वाइंडिंग से हमें मतलब है, तो ये फील्ड वाइंडिंग है। इस फील्ड वाइंडिंग को जब भी देखोगे डीसी शंट मशीन में, तो इस फील्ड वाइंडिंग का टर्न्स आपको ज्यादा दिखेगा जब आप डीसी शंट मशीन की बात कर रहे हो। दूसरी मशीन है दैट इज डीसी सीरीज मशीन। डीसी सीरीज मशीन, सीरीज मशीन का मतलब है जो फील्ड वाइंडिंग है मोटी वायर ऐसे बांधी होगी और कम नंबर ऑफ टर्न्स आपको देखने को हमेशा मिलेंगे बार बार। जब भी आप उसको देखोगे तो हमेशा उसमें कम नंबर ऑफ टर्न्स दिखेगा, कुछ इस तरह का। ये है आपका। अब देखो मशीन में का मतलब है भैया मोटर भी हो सकता है, जनरेटर भी हो सकता है। मैं आपको एक जनरेटर का एग्जांपल लेके दिखाऊं और बताऊं कैसा बना होता है, ठीक है। मैं मोटर जनरेटर दोनों हो सकते हैं। अब ध्यान से मान लो जनरेटर में आपने रोटर को घुमाया, फ्लक्स कटिंग हुई, रोटर घुमाने सॉरी हाँ, रोटर को घुमा दिया आपने प्राइम मूवर की मदद से, फ्लक्स कटिंग हुई तो इंड्यूस नहीं पाया, वोल्टेज आया। अब ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज यहाँ पे आया आर्मेचर, यहाँ पे तो यहाँ से करंट निकलेगा आर्मेचर का करंट। ये आपका आर्मेचर बेटा, आर्मेचर के शंट में हमने फील्ड बांध दिया है, ठीक है। तो आर्मेचर के शंट में बंधा हुआ है, तो इसको आपने घुमाया, फ्लक्स कटिंग हुई, इंड्यूस नहीं पाया, इंड्यूस नहीं कारण करंट आया, करंट ऐसे निकला। अब ये करंट इधर कनेक्ट करोगे लोड, ये टर्मिनल पे वोल्टेज आ गया, यहाँ पे कनेक्ट करना हमें लोड। ये आप कनेक्ट करने वाले हो यहाँ पे लोड, ये लोड। तो इधर करंट जाना चाहिए लोड के साइड, इधर करंट की वैल्यू जाएगी, कम होनी चाहिए करंट की वैल्यू, ये कम होनी चाहिए, ज्यादा लोड के साइड, जैसा लोड का डिमांड है वैसा करंट जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये फील्ड करंट की वैल्यू ये कम होनी चाहिए। तो करंट की वैल्यू कम होगी जब रेजिस्टेंस हाई होगा। अगर रेजिस्टेंस बहुत कम कर दोगे, सपोज आपने ये जो फील्ड वाइंडिंग बांधी कुछ ऐसा बांधा है कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, तो जो भी करंट निकला जनरेटर से, ये पूरा करंट इधर चला जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं लोड के पास। आप बैठे हो भैया बल्ब लेके चुपचाप बैठे हो कि भैया बल्ब जल जाए, बल्ब जल जाए, बल्ब जल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप इंजीनियर थे और आपने बनाया ऐसा कि पूरा ही करंट इधर डाइवर्ट हो गया, इधर आया ही नहीं। आप बैठे हो बल्ब लेके भैया अब जल जाए, अब जल जाए, कहां से जलेगा? करंट कहां चला गया? इधर। कब जाएगा? इधर, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो। तो जब भी जो इंजीनियर इसे डिजाइन करते हैं, जो डिजाइन किया गया एक्चुअल में, तो इसे बनाया गया कि इसका जो पाथ होगा हाई रेजिस्टेंस पाथ होना चाहिए, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस जो लिखते हो क्या लिखते हो? रो एल अपॉन ए। इसकी वैल्यू हाई कब होगी बेटा? पतली वायर बांधो और ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बांधो, लेंथ ज्यादा होगा, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, और पतली वायर ऐसा कुछ बांधो। बिल्कुल सर। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बांधोगे, जितनी लंबी वायर होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना पतली वायर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा? तो भैया ये जो करंट निकला ना, ये पूरा इधर नहीं जाएगा, ज्यादा लोड के साइड जाएगा, इधर कम जाएगा। सर इधर कम करंट जाएगा तो फ्लक्स कम बनेगा ना, फील्ड बनाने के लिए काम आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। तो आप तो पहले मैंने आपको बताया है कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स जो लिखते हो थोड़ी देर पहले अभी लिखा है मैंने आपको, फ्लक्स लिखते हैं एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, एम एफ अपॉन रिलक्टेंस। एमएफ लिखा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा बांध के रखा है, तो अगर करंट की वैल्यू कम भी होगी तब भी तो फ्लक्स बन जाएगा ना। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू हाई होने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स तो आपने बांध ही दिया है। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए दो चीजें जिम्मेदार होती है, एक तो करंट, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स। तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना मैग्नेटिक फील्ड, तो ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है, नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपने ज्यादा बांध दिया तो कम करंट से भी आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, करंट की वैल्यू कम, तो रेजिस्टेंस हाई करना है तो क्या करोगे? तो डीसी शंट मशीन, ये जो स्टेटमेंट लिखना है इसको लिखिएगा, डीसी शंट मशीन में कैसा होता है? डीसी शंट मशीन में होता है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, फील्ड वाइंडिंग के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन वायर। याद रखिएगा पतली वायर होती है और ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होता है। यहां पे अगर हम बात करें, ये जो फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होगी, आरएसी लिख देता हूं मैं। यहां पे मान लो जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में ये वोल्टेज आ गया, अब ये करंट निकला, तो ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हाई आप बनाओगे, हाई बनाओगे
तो इस पर ड्रॉप हो जाएगा। मान लो 200 वोल्ट जनरेट हुआ, 200 वोल्ट, अब ये करंट निकला और यहाँ पे 50 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो भैया टर्मिनल पे तो 150 वोल्ट ही आएगा ना। हाँ सर, ये तो सोचा ही नहीं। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करो, कम रेजिस्टेंस रखो। कम रखने से क्या फायदा होगा, 200 है, 5 वोल्ट का ड्रॉप होगा तो 195 वोल्ट आएगा ना बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कम रखनी है। कम कैसे रखोगे, तो कम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस फिर से लिखो आप। रेजिस्टेंस क्या लिखते हो, रो एल अपॉन ए, और यहाँ से डायरेक्ट आर्मेचर करंट मतलब लोड का करंट जा रहा है, लोड की करंट हाई होती है तो नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो। एन इंटू आई की अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पे करंट ही हाई है, क्यों भैया, डायरेक्ट सीरीज में कनेक्टेड है, लोड के भी बोल सकते हो, ये लोड ही लगा रहे हो ना यहाँ पे मान लो लोड। तो ये करंट की वैल्यू, जनरेटर की बात कर रहे हैं पूरी, ये करंट की वैल्यू बहुत हाई होती है लोड का, तो ये करंट हाई है तो नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो। सेम फ्लक्स के लिए एक पार्टिकुलर फ्लक्स चाहिए तो कम नंबर ऑफ टर्न्स, और एरिया कैसा रखो भैया, मोटा रखो। रेजिस्टेंस कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे कैसा होता है, लेस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थ्री कॉइल, लेस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थ्री कॉइल। अब बताइए, इतनी बातें क्लियर है। एक होता है डीसी कंपाउंड जिसमें दोनों होते हैं, क्यूमुलेटिव भी और डिफरेंशियल भी, वो क्या होता है आगे दिखा दूंगा मैं आपको। थर्ड है आपका डीसी कंपाउंड, कंपाउंड में दोनों होता है, सीरीज फील्ड भी होता है, सेंट फील्ड होता है। सेंट फील्ड कैसा रखना, सीरीज फील्ड कैसा रखना मैंने आपको बता दिया है, तो कंपाउंड लिखने की आवश्यकता नहीं है। टाइप्स मैंने आगे बढ़ाना है अपन को, है ना, आगे देखेंगे अपन टाइप्स। तो फिलहाल के लिए ये पार्ट आपको, जो भी आपका स्टेटर वाला पार्ट, लगभग ये आपका क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड कर दूं शॉर्ट में। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आपका योक है। योक का काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना, और दूसरा पाथ कंप्लीशन प्रोवाइड करना। काय का बना होता है, लेमिनेशन क्यों नहीं करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ देखा हमने। दूसरा देखा हमने फील्ड कोर, दो पार्ट है, पोल कोर एंड पोल शू। पोल कोर का काम क्या है, फील्ड वाइंडिंग का कंडक्शन प्रोवाइड करना, और साथ में मैग्नेट जैसा एक्ट वही करेगा। पोल शू क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है फील्ड वाइंडिंग को और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्लक्स को एयर गैप में। काहे का बना होता है, लेमिनेटेड स्टील। लेमिनेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके पाथ में भैया फ्लक्स का वेरिएशन है। यहाँ पे काहे का बना होगा, कॉपर का। इसका काम क्या है, वर्किंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग किस में कैसा होता है, डीसी शंट मशीन में कैसा होता है, सीरीज मशीन में कैसा होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए बता दिया। तो अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में बाकी के पार्ट, वाइंडिंग वाला पार्ट कवर करेंगे। वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन आर्मेचर कोर देखेंगे, देन अपना आर्मेचर वाइंडिंग पे शिफ्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।